नमस्कार। आज की कहानी है मूल्य भाग 2। नवीन बैठे कुछ ज़रूरी कागज़ देख रहे थे। अमला को आते देख व्यस्त भाव से उठ खड़े हुए उन्होंने कहा, आइए। मैंने क्या इस समय यहाँ आकर आपका बहुत हर्ज किया? नहीं नहीं अमला, हाँ मैं बड़े काम में फंसा रहा, आपके पास आ ही न सका। आप बैठिए तो। अमला ने बैठते हुए कहा, मैं चाहती हूँ मैं भी किसी काम में लगूं। काम में? यह कैसी बात? कैसे काम में? यही कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, मेरा सर्टिफिकेट कुछ मदद दे सकेगा। सीखने से काम भी आ जाएगा। मैं कोई भी नौकरी कर सकती हूँ। परंतु अमला, तुम्हें आपको नौकरी करने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है, एक तो मैं खाली बैठे बैठे जीवन और समय नष्ट नहीं करना चाहती। दूसरे और भी एक बात है। कौन बात? नवीन ने अचकचा कर पूछा। मैं अपना मूल्य चुका देना चाहती हूँ। कैसा मूल्य? आपने जिस मूल्य में मुझे खरीदा है। ओह, वे 5 लाख रुपए और उनका ब्याज? एक भीनी मुस्कान उनके होठों पर दौड़ गई। उन्होंने कहा, पर यह तो बहुत कठिन बल्कि असंभव सा मालूम होता है अमला देवी। 5 लाख रुपए बहुत होते हैं। सूद ही 2,500 रुपये महीना होता है। इतना तुम नौकरी करके कैसे चुका सकती हो? तुमने एमए पास किया है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 200-300 की नौकरी मिल सकती है, और अगर सिफारिश करूं और ज़मानत दे दूं तो इससे दूनी तक 500 तनख्वाह मिल सकती है। तो आप अपनी ज़मानत और सिफारिश पर मुझे एक अच्छी नौकरी दिला दीजिए। आपका एहसान होगा। सूद न सही, मूल ही चुकाऊंगी। आखिर मैं कब तक आपके ऊपर आतिथ्य का भार डाले रहूं? उसके होठ फड़कने लगे। वह इसी सिलसिले में कुछ और भी कहना चाहती थी, पर नवीन की भावभंगी से वह सहम कर चुप हो गई। उसके अंतिम वाक्य से नवीन के हृदय में आघात लगा है, यह उसने देखा। वह अपराधिनी की भांति नवीन की ओर देखती रही। नवीन ने फीकी मुस्कुराहट होठों पर लाकर कहा, आतिथ्य के भार की बात भी ठीक है, आपकी अच्छी बात है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। हाँ, आपके आतिथ्य में कोई कमी तो नहीं? आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं? मैं यह कहने की धृष्टता तो नहीं कर सकता कि आप इस घर को अपना घर समझें, पर फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी आवश्यकताओं के लिए संकोच। नवीन की बातें जैसे वेदना और व्यंग्य की सीमा लांघ रही थीं। उन्हें सुनने की सामर्थ्य अमला में न थी। वह पूरी बात न सुनकर ही वहाँ से भाग गई। चलते समय उसने कुछ अस्फुट शब्द कहे। उन्हें नवीन ठीक ठाक न समझ सके। वे मन की वेदना को छिपाने के लिए दोनों हाथों से माथा थामकर बैठ गए। दूसरे दिन प्रातःकाल नवीन ने अमला को एक पुर्जा लिख भेजा। उसमें लिखा था, आप क्या अभी मेरे साथ चाय पीकर मुझे प्रतिष्ठा बख्शेंगी? कल जो बातें हुई थीं उस संबंध में मुझे कुछ निवेदन भी करना है। एक अच्छी नौकरी की उम्मीद है। जवाब में अमला स्वयं ही चली आई। चाय पीते पीते उसने पूछा, कैसी नौकरी है? नौकरी बड़ी जोखिम की है, पर मैं आशा करता हूँ कि आप उसे कर सकेंगी। हाँ, काम सीखना होगा। मुझे क्या करना होगा? एक बड़े फर्म की मैनेजरी की नौकरी है। वेतन मिलेगा 1,000 रुपये महीना, मगर 1 लाख की नगद जमानत चाहिए। नवीन बाबू मुस्कुराहट छिपाने को दूसरी ओर देखने लगे। इतनी भारी जमानत मैं कहाँ से दे सकूँगी? आपके लिए मैं जमानत दे सकता हूँ, अगर आप 2 बातों का वचन दें। 2 बातें कौन? एक यह कि आप उसे स्वीकार करें, दूसरे आप मेहनत से और ईमानदारी से काम सीखें, समझें और करें। अमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पहली बात स्वीकार करना बहुत कठिन है। मैं आपके 1 लाख रुपए जोखिम में नहीं डाल सकती। रही दूसरी बात, सो क्या आप मेरी ईमानदारी पर शक करते हैं? यह बात नहीं अमला, नवीन ने अमला के दर्द को समझ कर कहा। असल बात तो यह है
कि आपके हाथों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का व्यापार होगा। आपकी ज़रा सी असावधानी से फर्म मालिक को लाखों की हानि हो सकती है। फर्म की पूरी जिम्मेदारी आप ही पर रहेगी, क्योंकि फर्म के मालिक शीघ्र ही व्यवसाय के संबंध में जापान जाना चाहते हैं। मैं ऐसी जोखिम की नौकरी नहीं कर सकती, अमला ने टूटे हृदय से कहा। तब 100 रुपये की एक नौकरी कन्या पाठशाला की और है। चेष्टा करने से 1-2 ट्यूशन भी मिल सकती है। 150 तो दौड़ धूप कर आप कमा ही सकती हैं, पर इससे क्या आप अपना मूल्य चुका सकती हैं? अमला मर्माहत हुई। कुछ देर तक उसके मुख से बात नहीं निकली। उसने सोचा, 100-150 इतना तो मैं अनायास ही एक दिन में खर्च कर दे सकती हूँ। उसके कैश बॉक्स में न जाने कौन नोटों के बंडल भर जाता है। हालांकि वह कभी कुछ खर्च नहीं करती और कैश बॉक्स छूती भी नहीं। उसने भय, अनुनय और संकोच आंखों में भर कर कहा, आप कह सकते हैं कि मैं अबला स्त्री इतनी भारी नौकरी ठीक तौर पर बजा सकूंगी? क्यों नहीं? पुरुषों में क्या सुरखाब के पर लगे हैं? मैंने कह तो दिया, यदि आप मेहनत और ईमानदारी। यह आप न कहिए, अमला ने उत्तेजित होकर कहा। जहाँ तक मेहनत और ईमानदारी का संबंध है, मैं प्राणों की बाजी लगा दूंगी। तो न केवल आप उस फर्म की मैनेजर ही रहेंगी, प्रत्युत उसकी एक बड़ी हिस्सेदार भी हो जाएंगी, और अपना मूल्य ही नहीं, सूद भी 1 बार नहीं 5 बार चुका सकेंगी। ओह, क्या यह संभव हो सकता है? वह आपे से बाहर होकर आवेश में उठकर नवीन बाबू की ओर चली, पर फिर धम्म से कुर्सी पर बैठ गई। उसने अत्यंत दीन भाव से कहा, यद्यपि यह मेरा परम स्वार्थ है, पर आप दया करके अगर मेरी जमानत दे दें तो। उसके होंठ कांपने लगे और आंखों में आंसू आ गए। नवीन ने बलपूर्वक अपने आंसू आंखों की कोर में छिपा कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा। तो आप मेरे साथ ऑफिस चलने को तैयार रहिए। 11 बजे भोजन के बाद हम चलेंगे। आज ही? अभी? जी हाँ, नवीन बाबू ने जरा रुखाई से कहा और टेबल से उठ खड़े हुए। अमला को फिर कुछ कहने का साहस न हुआ। उसने सहमती आवाज़ में कहा, मैं तैयार रहूँगी। वह चली गई। नवीन बाबू जब अमला को साथ लेकर अपने ऑफिस में पहुँचे और ऑफिस के हिंदुस्तानी और यूरोपियन कर्मचारियों का अभिवादन ग्रहण करते हुए अपनी शानदार टेबल पर और अमला को एक कीमती कुर्सी पर बैठने का संकेत कर स्वयं भी बैठ गए, तब अमला ने विस्मय विस्फारित आंखों से नवीन बाबू की ओर देख मानो मन ही मन कहा, ऐसा तुम्हारा वैभव है? नवीन के कुर्सी पर आसीन होते ही उनकी यूरोपियन प्राइवेट सेक्रेटरी डाक लेकर अदब से हाजिर हुई। नवीन ने बिना उसकी ओर देखे कहा, धन्यवाद मिस सूफी, पर कुछ मिनट ठहरो। अभी मिस्टर रॉबर्ट को ज़रा मेरे पास भेज दो। मिस सूफी ने शिष्टाचार के लिए गर्दन झुकाई और चली गई। दूसरे ही क्षण एक प्रौढ़ यूरोपियन ने आकर नवीन को अभिवादन किया। नवीन ने अभिवादन का जवाब देकर उसे बैठने का संकेत करके कहा, मिस्टर रॉबर्ट, मैं आपका परिचय अमला देवी से कराता हूँ। आपको 1 महीने में जापान के ऑफिस में जाना होगा और यहाँ का कुल काम यही करेंगी। इस 1 महीने में आप सब काम इन्हें समझा दें जिसमें अड़चन न हो। संभव है मुझे भी जापान जाना पड़े, क्योंकि वहाँ का मामला सुलझता दिख नहीं रहा है। खैर, आपने क्या अमला देवी का अपॉइंटमेंट पत्र तैयार कर लिया है? जी हाँ, यह है। उन्होंने एक कागज़ उनके सामने बढ़ाया। उस पर सरसरी नज़र डालकर और दस्तखत करके अमला की ओर बढ़ाते हुए नवीन ने कहा, लो अमला, आज से आप इस फर्म की मैनेजर हुई। आपको 1000 रुपया मासिक वेतन, 1 कार और 50 रुपये रोज़ भत्ता मिलेगा, परंतु एक ही मास में आपको तमाम काम सीख लेना होगा। अमला यह देखकर हक्का बक्का हो रही थी। सबसे बड़ी बात नवीन के चेहरे का वह भाव था जिसके सामने अधीनता के सिवा दूसरी कोई बात नहीं की जा सकती थी। घर पर जो उनके चेहरे पर प्रेम, विनय, कोमलता के भाव थे, वे यहाँ नहीं थे। यहाँ उनकी तेजपूर्ण शासन और अधिकार की मूर्ति थी। अमला ने
खांस खखार कर कहा, तब क्या मैं यह समझूं कि मैं आप ही की नौकर हूं? अगर आपको इसमें कुछ आपत्ति न हो, यह एग्रीमेंट है, आपको स्वीकार हो तो दस्तखत करें। उन्होंने मालिकाना रुआब और कुशल व्यापारी की भांति कहा। अमला ने एग्रीमेंट पढ़ा और चुपचाप दस्तखत कर दिए। उसने ठंडी और मुर्दा आवाज़ में कहा, नहीं, मुझे कोई उज्र नहीं है, पर मैं रहूँगी कहाँ? नवीन ने निर्लोभ भाव से कहा, अभी आपका जैसा रहन सहन चल रहा है वही रहेगा। और बरबस अपनी हंसी रोकने के लिए उन्होंने ज़ोर से घंटी बजाते हुए कहा, मिस्टर रॉबर्ट, अब आप इन्हें इनके ऑफिस में ले जा सकते हैं। लेडी टाइपिस्ट मधुर सेंट की गंध फैलाती हुई कमरे में अदब से खड़ी हो गई और अमला हृदय का भार साहसपूर्वक उठाकर मिस्टर रॉबर्ट के पीछे पीछे चल दी। नवीन ने एक ठंडी सांस ली और अपने काम में लग गए। अमला बड़ी ही टेढ़ी लड़की थी। एक ही महीने में उसने इस तत्परता और मुस्तैदी से काम को अपने कब्जे में किया कि ऑफिस में उसका आतंक छा गया। समय कुसमय की उसे परवाह न थी। भावुकता को उसने भुला दिया था। काम की उसे धुन थी। वह आंधी की भांति काम खत्म करती थी। मिस्टर रॉबर्ट जब उसके काम की गुप्त रिपोर्ट नवीन को देते, तब एक आनंद मिश्रित संतोष उनके हृदय को भर देता था। इस बीच ऑफिस वर्क को छोड़कर उसने बहुत कम नवीन से भेंट की। नवीन ने भी धैर्यपूर्वक संयम रखा। फिर भी वे संध्या समय उसे घुमाने ले जाते, उसका मन बहलाते और उसकी आत्मा को अपने निकट भी लाने की चेष्टा करते। अमला पर इसका कुछ असर पड़ता था कि नहीं, यह ईश्वर जाने, पर वह नवीन बाबू के प्रति अति विनीत और आज्ञाकारिणी हो गई थी। महीने की समाप्ति पर ज्यों ही अमला को पहला वेतन मिला, उसे ज्यों का त्यों लेकर वह नवीन के पास आई। नवीन असमय में उसे आया देख बोले, क्या बात है अमला? अमला ने रुपया मेज पर रख कर कहा, यह कर्ज खाते में जमा कर लीजिए। नवीन ने अमला की ओर कुछ देर देख कर कहा, असल में या सूद के पेटे? जैसा आप ठीक समझे। नवीन ने कुछ न कहकर घंटी बजाई। एक मिस हाथ में पेंसिल कागज़ ले हाजिर हुई। नवीन ने कहा, यह रुपया मेम साहब का जमा करके रसीद ला दो। मिस सिर झुकाकर चल दी और नवीन अपने कागज़ों को उलटने लगे। अमला चुपचाप बैठी रही। क्लर्क ने रसीद लाकर अमला के हाथ में दे दी। नवीन की इस समय की नीरस भावना से हृदय में आघात खाकर अमला चुपचाप उठकर जाने लगी। नवीन भी मान में थे, पर उन्होंने उसे जाते देखकर कहा, हाँ अमला, मुझे आपसे कुछ कहना है। अमला लौट पड़ी। उसने अपेक्षाकृत नकली विनीत भाव से सिर झुका लिया। नवीन ने नरमी से कहा, बैठ जाइए अमला, अब आपको 1 महीना अपना काम करते हो गया। काम सीखने के लिए इतना ही समय दिया गया था। अब जापान में मिस्टर रॉबर्ट की बड़ी ही ज़रूरत है और वे परसों चले जाएंगे। काम का कुछ ऐसा पेंच आ पड़ा है कि शायद मुझे भी जाना पड़े। अमला एकाएक बेचैन होकर बोली, आपको? नवीन को अमला के स्वर में एक नई वस्तु दिख पड़ी, जैसी कि प्रथम नहीं देखी थी। उन्होंने एक और भी मृदुल भाव से कहा, हाँ अमला, मैं न जाऊंगा तो भय है कि मुझे लाखों का घाटा हो जाएगा, पर मैं आशा करता हूँ कि आप सब संभाल लेंगी। 1 ही महीने में आपने जैसी योग्यता का परिचय दिया है, उससे मुझे विश्वास हो गया है। अमला का कंठ स्वर कांप गया, पर उसने कहा, आपके न होने पर मुझे भय है। नहीं, मैं एक क्षण भी वहाँ व्यर्थ न ठहरूंगा। ज्यों ही परिस्थिति ठीक हुई, मैं लौट आऊँगा। इन 2 दिनों में अब हमको बहुत काम करना होगा। मिस्टर रॉबर्ट का तो सब काम आपने समझ ही लिया। मेरा काम 2 दिन में समझना है और मुझे सफ़र की तैयारी करनी है। अमला का कंठ सूख गया। उसकी वह आकुल मूर्ति देख नवीन आनंद विभोर हो गए। अमला ने एकाएक कहा, एक निवेदन है। कहिए। आपने मेरी योग्यता जांच ली, शायद विश्वास भी कर लिया। नवीन ने घबराकर अमला की ओर देखा। अमला ने कहा, अब अगर आप उचित समझें तो अपनी ज़मानत हटा लें। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि
अमला की आंखों से टप टप आंसू टपक पड़े। नवीन भी आंसू न रोक सके। उन्होंने अमला का हाथ अपने कांपते हाथों में लेकर कहा, अमला, अगर तुम मुझे समझ सको। इस बार यह तुम अमला को बड़ा प्रिय लगा। वह उसी भांति नवीन के हाथों हाथ दिए रोती रही। नवीन के चले जाने पर अमला का हृदय हाहाकार करने लगा। उसकी आंखें जैसे अंधी और कान बहरे हो गए। उसे सब ओर अंधेरा और शून्य दिखने लगा और वह समझ गई कि धूर्त महाजन ने न सिर्फ उसे खरीदा ही है, प्रत्युत जीत भी लिया है। वह उसी की है, 16 आना उसकी। नवीन उसके प्राणों में रोम रोम में बस गया है। उसका अभिमान न जाने कहाँ चला गया। उसका हृदय मानो पुकार पुकार कर कहने लगा, कहाँ हो वो निष्ठुर महाजय, वो विजयी नवीन, आओ और अमला की असहाय लतिका को सहारा दो, हृदय से लगाओ। और तभी उसे यह भी भान हुआ कि यह घर, कारबार और सब कुछ मेरा है। नवीन के उन आंसुओं ने भेद खोल दिया था। उसे एक नए जीवन का भेद प्रकट हो गया था और वह घर में पागल सी दौड़ती नवीन की चीज़ों को प्यार करने के लिए घूमती फिर रही थी। नवीन के चित्र के आगे उसने नतमस्तक होकर सिर झुकाया, उस पर फूल चढ़ाए। ऑफिस में आकर वह पहले नवीन की कुर्सी को आंचल से झाड़कर उसे चूमती, तब काम में जुटती। उसके उन्माद को रोकने में सिर्फ भारी जिम्मेदारी और काम का पहाड़ ही सहायक हो रहा था। वह 9 बजे ही ऑफिस आ जाती और वहाँ वह अंधेरा होने तक बैठी काम करती रहती। वह अपनी जिम्मेदारी समझ गई थी। करोड़ों के व्यापार और विश्व भर से पत्र व्यवहार का उत्तरदायित्व उस पर था। दिन के बाद दिन और महीने के बाद महीने बीतते गए। नवीन के खत आते थे, उनमें सिर्फ कामकाज की बातें रहती थी। उनमें वह प्यार की एक छाया खोजने को तड़पती थी। वह सोचती थी कि कभी वे निष्ठुर एक प्यार का शब्द भी न लिखेंगे। कभी सोचती मैं ही लिखूं, पर वह लिख न सकी। 4 महीने बीत गए और एक दिन व्यापार की दुनिया में तूफान आया। बाजार के भाव उलट पुलट गए। बैंक अकस्मात बंद हो गए। फर्म के हेड क्लर्क ने अमला के पास बदहवासी से आकर कहा, 50 लाख रुपया नगद हाथ में न होने से हमारा टाट उलट जाएगा। परसों 10 बजे हमें 50 लाख रुपए की बैंक की हुंडियों का भुगतान करना होगा। हमारा रुपया जिन फर्मों में जमा है यह उनकी सूची है, पर उनसे कुछ भी मिलना संभव नहीं, क्योंकि बैंक बंद हो रहे हैं। सारी परिस्थिति को देखकर अमला का सिर चकरा गया, पर उसने साहस से काम लिया। उसने कहा, आखिर एकाएक यह क्या हो गया? एक व्यापारी ने 8 करोड़ का दिवाला निकाल दिया। उसके साथ कई फर्म और 2-3 बैंक भी पिस मरे। हमारी भी वही गत होगी। अमला ने क्रुद्ध होकर कहा, बको मत, मैं यह जानना चाहती हूँ कि हमें कुल कितना रुपया देना है। 50 लाख हुजूर। कब तक? परसों 10 बजे तक। अपने पास कुल रकम कितनी है? मुश्किल से 15 लाख। पावना कितना है? लगभग इतना ही है। यह फहरिस्त है, पर इसमें से कुछ मिलने की आशा नहीं है। क्यों? बैंक बंद है और व्यापारी सब इसी स्थिति में हैं जिसमें हम। अमला सोच में पड़ गई। क्लर्क ने कहा, क्या मालिक को खबर कर दी जाए? अमला ने भू संकोच कर कहा, इसके लिए समय कहाँ है। इसके क्षण भर बाद उसने फिर कहा, अच्छा, तुम अपना रुपया तैयार रखना, और मोटर लाने की आज्ञा दी। 9:45 बज रहा था। 2 दिन तक बिना खाए पिए सोए सब पौनेदारों पर घूम फिर कर अपने सब गहने पाते बेचकर अमला कुल 40 लाख रुपए इकट्ठा कर सकी। उन्हें टेबल पर रखे वह अतिशय उद्विग्न मन से 15 मिनट बाद जो सर्वनाश होने वाला था उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, और रुपया पाने की कुछ आशा न थी, और फर्म का दिवाला निकलने वाला था। अमला विकल भाव से ऑफिस में टहल रही थी। एक एक मिनट पहाड़ सा जा रहा था। 10 मिनट और बीत गए। सिर्फ 5 मिनट रह गए। 5 मिनट। इन 5 मिनटों में उसी के हाथ से उसके पति की, मालिक की सब प्रतिष्ठा जाने वाली है। उसने सोचा,
अगर ऐसा हुआ तो वह आत्मघात कर लेगी। ऑफिस के कर्मचारी सन्नाटा बांधे चुप बैठे थे। एक मोटर आकर द्वार पर लगी और नवीन तूफान की तरह एक हैंडबैग लिए ऑफिस की ओर दौड़े। कर्मचारियों के मुंह से चीख निकल गई। अमला ने समझा वह घड़ी आ गई। उसने दराज से पिस्तौल निकाली और दूसरे ही क्षण वह नवीन की गोद में मूर्छित थी। हैंडबैग की तरफ संकेत करके कैशियर से नवीन ने कहा, उसमें 50 लाख रुपए के नगद नोट हैं, हुंडियाँ चुकता कर दो। और वह अपने बलिष्ठ हाथों में अमला को लिए मोटर की ओर लपके। मोटर बंगले में आई। अमला होश में आ गई थी और स्वप्न की भांति बीती घड़ियों को स्मरण कर रही थी। अमला ने भयभीत होकर कहा, वे हुंडियाँ? संकट टल गया प्रिय, हुंडियों का भुगतान हो गया, साथ ही यह तुम्हारा कमीशन 40 लाख रुपया है। मैंने कहा था ना कि अच्छी नौकरी है। आज मैनेजर हो, किसी दिन हिस्सेदार बन जाओगी और अपना 5 गुना मूल्य चुका सकोगी। तुम्हारा मूल्य मैं कभी न चुका सकूंगी स्वामी। अमला ने नवीन के हृदय में मुंह छिपा लिया। अमला को अपनाकर नवीन कृतकृत्य हो गए। वही बम्बई से आसाम तक का लंबा थकाने वाला सफ़र दोनों कर रहे थे। एक बार पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने की लालसा अमला न रोक सकी। इसी से दोनों जा रहे थे। हाँ, थकान के स्थान पर स्फूर्ति, उमंग और जीवन था। दोनों ने दोनों को पा लिया था। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।